हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपनी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की मॉडर्न हिस्ट्री की 8 क्लासेस कर चुके हैं। हमने भारत सरकार अधिनियम 1909 तक मतलब कि मार्ले मिंटो सुधार के बारे में बात की थी। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन किए थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि पृथक निर्वाचन की शुरुआत। दैट मीन्स कि जो मुस्लिम हैं वो अपने अलग से प्रतिनिधि चुन सकेंगे। ठीक है। उसके बाद कार्यकारी जो क्या थी, मतलब वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम इंडियन को शामिल किया जाता है और उस प्रथम इंडियन का नाम होता है सत्येंद्र सिन्हा जी। ठीक है, ये बातें आपको मैंने बताई थी। ठीक है, यही क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, यहां तक चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब इसके आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आ जाते हैं आगे। और मैंने आप लोगों को यह भी बनाया जाता था कि लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ठीक है बेटा। अब बेटा, ऐसा होने पर क्या होता है, जगह जगह होम रूल लीग आंदोलन क्या हो जाता है, होम रूल आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। होम रूल आयरलैंड की तर्ज पर। कैसा? होम रूल आंदोलन जो होता है बेटा, वो आयरलैंड की तर्ज पर होता है। मतलब ऐसा आंदोलन सेम टू सेम आयरलैंड में हो चुका था, वैसा ही एक आंदोलन भारत में होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक फ्रेंड्स कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। किसकी तर्ज पर? आयरलैंड की तर्ज पर। मतलब आयरलैंड में ऐसा आंदोलन हो चुका था। बेटा, अब जो ये होम रूल आंदोलन था बेटा, वो 2 लोगों ने किया। उस समय भारत में से 2 लोगों ने फैलाया किया। तो एक तो होम रूल आंदोलन था बाल गंगाधर तिलक जी का। किसका? बाल गंगाधर तिलक जी का आंदोलन था होम रूल। ठीक है, जो कहां हुआ बेटा? पूना में हुआ। कहां हुआ? पूना में हुआ। पूना में इसकी शुरुआत होती है और इसका नाम होम रूल लीग था। अप्रैल 1919 से पुणे में इसको शुरू किया गया, अप्रैल 1916 में। और इस आंदोलन का जो नाम था वो क्या था? होम रूल लीग। होम रूल। बात समझ में आ रही है बेटा? इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जोसेफ ब्रेसिस्टा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ओके बेटा, यहां तक चीजें क्लियर होगी आई थिंक। सचिव कौन बता बेटा इसका? तो एनसी केलकर जी सचिव बने। सचिव कौन बना? एनसी केलकर जी। ओके, क्षेत्र कौन कौन से थे इसमें? कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है जहां पर ये देखो, संपूर्ण भारत में ये होम रूल लीग नहीं पहुंची थी। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे पहुंची थी, जैसे मध्य प्रांत था। आपका क्या था बेटा? मध्य प्रांत। और साथ ही साथ आपका बरार आदि के जो क्षेत्र थे, वहां पे ये आंदोलन होम रूल लीग पहुंची थी। ठीक है बेटा। कौन सी अखबार से इसका प्रचार प्रसार किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक की जो क्या होम रूल लीग थी, उसका प्रचार प्रसार मराठा नामक अखबार जो इंग्लिश में आता था,
और केसरी नामक अखबार जो मराठी में आता था उससे किया गया। बात समझ में आ रही है? अध्यक्ष जोसेफ वशिष्ठा जी बने, सचिव कौन बना? एनसी केलकर जी बने, और क्षेत्र मध्य प्रांत बरार आदि। तो ठीक है, देखो बेटा क्या हो जाता है, ये सब करते कराते भारत सरकार अधिनियम 1909 के बाद, पार्लियामेंटो सुधार 1909 के बाद क्या होता है बेटा, होम रूल लीग शुरू होती है। होम रूल आंदोलन भारत में शुरू हो जाता है, जिसके दो लोग इसको करते। एक तो होम रूल लीग के नाम से था, जिसको किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया अप्रैल 1916 में। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा जोसेफ वशिष्ठा, और जिसके सचिव कौन थे? एनसी केलकर जी थे। क्षेत्र कौन कौन सा था? तो मध्य प्रांत बरार आदि का क्षेत्र था। और इसका जो प्रचार प्रसार किया गया वो कौन सा अखबार से किया गया बेटा? तो ये एक मराठा अखबार आता था इंग्लिश में, और केसरी नामक अखबार आता था मराठी में। इस अखबार में इसका प्रचार प्रसार किया गया। अब बेटा हमारी जो एनी बेसेंट जी थी, कौन? एनी बेसेंट, जो एक विदेशी महिला थी, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। आप लोगों को पता है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये कमेंट करना है कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में एनी बेसेंट क्या बनी थी? महिला अध्यक्ष बनी थी। तो बेटा इसका हेडक्वार्टर कहां पे होता है? अड्यार महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर कहां बनाया जाता है बेटा? अड्यार महाराष्ट्र बनाया जाता है। होम रूल लीग के जो हेडक्वार्टर, अध्यक्ष बेटा आप लोगों को पता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग ने क्या बनाई थी? लॉर्ड हार्डिंग ने बनाई थी, किसने बनाई थी? आप लोगों को अगर याद हो तो अरुणडेल समिति बनाई गई थी जांच के लिए। तो उसी जांच में जो अरुणडेल समिति, जे अरुणडेल था, जिसके नाम पे कमेटी बनाई गई थी, जो इसका अध्यक्ष था वही इसका भी अध्यक्ष बना, जे अरुणडेल बना। ठीक है, सचिव कौन था? तो सचिव वी रामास्वामी थे। सचिव कौन थे? वी रामास्वामी जी। ठीक है बेटा, यहां तक वी रामास्वामी अय्यर। और ये जो होम रूल लीग थी बेटा, या होम रूल आंदोलन था, वो ऑल इंडिया में फैला। कहां पर? ऑल इंडिया में, पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार किया गया। ये पूरे भारत में ये आंदोलन बहुत फैला। ठीक है, और इसे भी होम रूल लीग के नाम से जाना गया। किससे? इसे भी, लेकिन वहां पे साफ साफ लिख के आएगा। अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिख के आएगा? एनी बेसेंट वाला होम रूल लीग या उनका। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ बेटा? तो ये स्टार्ट हुआ सितंबर 1916 में। कब? सितंबर 1916 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उनका अप्रैल 1916 में। क्षेत्र आपको बता ही दिया कि क्षेत्र क्या था? ऑल इंडिया था। जो क्षेत्र था वो क्या था? ऑल इंडिया, संपूर्ण भारत। कौन से अखबार के थ्रू इसको फैलाया, इसका प्रचार प्रसार किया गया? तो बेटा एक अखबार आता था कॉमनवेल्थ। क्या? कॉमनवेल्थ नामक एक अखबार आता था, उसके थ्रू, प्लस एक अखबार आता था न्यू इंडिया करके, उसके थ्रू इसका प्रचार प्रसार किया गया। आई थिंक यहां तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। तो सुनो बेटा, अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्लियामेंटो सुधार आता है। अब मार्लियामेंटो सुधार जब आता है तो उसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, मतलब मुस्लिम अपने अलग प्रतिनिधि चुनेंगे। ठीक है, एक तो ये बात की गई थी। दूसरी आपकी जो इंपॉर्टेंट बात थी उसमें ये थी कि जो मतलब वहां वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय को जगह मिल जाती है सत्येंद्र सिन्हा जी को। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है कि लॉर्ड मिंटो जो होता है, लॉर्ड मिंटो कहता है कि हम ऐसा बीज बो रहे हैं जो हमें बाद में हमें ही जहरीला प्रतीत होगा। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता में जो हम अखंडता ला रहे हैं वो एक दिन हमें ही जहरीला प्रतीत होने लगेगी। ठीक है, फिर बेटा 1916 का समय आ जाता है और भारत में होम रूल आंदोलन चालू हो जाता है। तो ठीक है, तो दो लोग होम रूल आंदोलन को करते हैं। एक बाल गंगाधर तिलक जी करते हैं होम रूल लीग के नाम से करते हैं, और जहां तक वो एनी बेसेंट जी भी होम रूल लीग के नाम से करते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था बेटा वो स्टार्ट होता है अप्रैल 1916 में। क्या? अप्रैल 1916 में स्टार्ट होता है। इसके अध्यक्ष वो किसे बनाते हैं? तो इसके अध्यक्ष वो जोसेफ वशिष्ठा जी को बनाते हैं। इसका सचिव कौन होता है? तो बेटा सचिव एनसी केलकर जी होते हैं।
कौन कौन से क्षेत्र में यह होता है? तो मध्य प्रांत और बरार आदि क्षेत्रों में यह फैलता है। किस अखबार के थ्रू इस जो होम रूल लीग थी, बाल गंगाधर तिलक जी की जो होम रूल लीग थी, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है? तो बेटा एक मराठा अखबार आता था, वो इंग्लिश में आता था, और एक केसरी अखबार आता था, मराठी में आता था, जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया? अपना प्रचार प्रसार किया। ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट जी का क्या था? होम रूल लीग थी। अब एनी बेसेंट जी की जो होम रूल लीग थी उसका स्टार्टअप कब होता है बेटा? तो वो स्टार्ट होती है सितंबर 1916 में। अब इसका एक हेडक्वार्टर होता है जहां पे मीटिंग्स वगैरह होती है, तो वो हेडक्वार्टर अड्यार महाराष्ट्र में बनाया जाता है। एनी बेसेंट जी की जो होम रूल लीग थी बेटा, वो पूरे भारत में फैली। क्या? पूरे इंडिया में आंदोलन ने जोर पकड़ा, जबकि इनका लिमिटेड क्षेत्रों में, जब जो बाल गंगाधर तिलक जी की होम रूल लीग थी उसमें लिमिटेड क्षेत्रों में उसका अध्यक्ष, देखो एनी बेसेंट जी की होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन बना? तो बेटा जे अरुणडेल था, जो अरुणडेल समिति बनाई थी बंगाल विभाजन की जांच के लिए, वही जे अरुणडेल क्या था? इसका अध्यक्ष बना। इसका सचिव कौन था? तो बेटा सचिव वी रामास्वामी अय्यर जी थे। ठीक है। और क्षेत्र आपको बता ही दिया कि संपूर्ण भारत था, और दो अखबार आते थे, एक कॉमनवेल्थ नाम से और एक न्यू इंडिया नाम से, जिसके थ्रू किसके? एनी बेसेंट जी की होम रूल लीग का प्रसार किया गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई थिंक की चीजें यहां तक आपको क्लियर होंगी। मैंने सब कुछ बता दिया है। होम रूल लीग आंदोलन किसके तर्ज पर था? तो बेटा आयरलैंड में ऐसा आंदोलन एक बार हो चुका था, उसी ठीक है फ्रेंड्स। सो हम आगे मूव ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस कर रखा है कि मैं कोशिश करूंगा भारत और भारत के पड़ोसी क्षेत्रों को भी आपको पढ़ाने की। तो कल संडे है और आपको 3 आवर्स का मैंने लेक्चर देने का प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में कुछ पढ़ाऊंगा। तो कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फ्रेंड्स उसे देखेंगे, जिससे आपके पीईटी के स्कोर में अच्छा मार्क्स गेन करने की वो मिले। ठीक है। ठीक है, समझ में आए फ्रेंड्स? यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बेटा बात आ जाती है 20 अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा आती है। क्या? मॉन्टेग्यू घोषणा। आप सबको पता है ये कौन सा टाइम है बेटा? ये प्रथम विश्व युद्ध का टाइम है। प्रथम विश्व युद्ध इस समय चल रहा था, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं क्या होता है, अंग्रेज जो होते हैं वो द्विधा में होते हैं और कहते हैं भारत में उत्तरदायी शासन लाएंगे। क्या कहते हैं? भारत में उत्तरदायी शासन लाएंगे। उत्तरदायी शासन लाना है। लाना है। अंग्रेजों की संसद में घोषणा हो जाती है। क्या होती है बेटा? जो अंग्रेजों की संसद होती है, इंग्लैंड की जो संसद होती है, अंग्रेजों की संसद में घोषणा होती है कि भारत में उत्तरदायी शासन लाएंगे। ठीक है। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा आती है। उस समय भारत का जो वायसराय था वो मॉन्टेग्यू था। तो जो मॉन्टेग्यू होता है, वो मॉन्टेग्यू घोषणा आती है कि हम भारत में उत्तरदायी शासन लाना है। वो कहता है कि भारत में उत्तरदायी शासन लाना है। और ऐसा वो किस लिए कहता है? क्योंकि बेटा जो आपकी इंग्लैंड की संसद थी वहां पे घोषणा हो चुकी थी। ठीक है बेटा। अब आपका आ जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या आता है इसके बाद? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में 1 मार्क्स का जरूर आएगा। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है बेटा। भारत सरकार अधिनियम 1919 कहता है कि बेटा केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। क्या? सबसे पहली बात कहता है कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल।
ठीक है, पहली बात यही हो जाती है कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, 2 सदन होगा, मतलब कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू क्या होगा, सिलेक्शंस होंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा 144 प्लस 60 कितने, 144 प्लस 60, जिसमें से 31 लोगों को नामित किया जाएगा, मतलब नाम पहले से ही ये चुने रहेंगे, और 109 पे चुनाव होगा। 31 लोगों को मतलब कौन, वायसराय की कार्यकारी परिषद भेजेगी और 109 पे चुनाव होगा, और इस 60 में 26 पे चुनाव होगा, और जो आपके बच गए कितने, 34 वो नामित होंगे, सॉरी 36 पे चुनाव, 26 पे चुनाव, 24 नामित। ठीक है बेटा, 36 के चुनाव और 24 क्या होंगे, नामित होंगे। क्लियर है बेटा। जैसे आप लोग जानते हो कि आज क्या है बेटा, अब सब लोगों को पता है कि एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, तो उसी तरह से केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल लाने की बात की गई। मतलब केंद्र में क्या लाने की बात की गई बेटा, द्विसदनीय विधानमंडल लाने की बात की गई कि क्या होगा बेटा, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। दैट मीन्स कि क्या कहने का मतलब था कि एक आपकी लोकसभा, एक राज्यसभा, एक में 140 मेंबर और दूसरे में नेक्स्ट 60 मेंबर, 144 और 60, जिसमें 31 नामित होंगे, 109 पे चुनाव होगा, और इसमें क्या था कि बेटा 26 पे चुनाव और 24 नामित होंगे। ठीक है, यहाँ पे 31 थे कि 35 थे, आई थिंक 35 कैंडिडेट क्या होंगे, नामित होंगे। ठीक है बेटा, ये बात आप लोगों को आई थिंक की समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये बात सबसे पहले थी। ठीक है, दूसरा, राज्यों में क्या होगी बेटा, दैध शासन व्यवस्था होगी। राज्यों में क्या होगी बेटा, दैध शासन व्यवस्था होगी। जो राज्य होंगे उसमें दैध शासन व्यवस्था होगी। दैध शासन व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है बेटा, तो दैध शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है लियोनेस कार्टेनस को। लियोनेस कार्टियस को, लियोनस कार्टियस को क्या माना जाता है बेटा, दैध शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। ठीक है, दैध शासन व्यवस्था, दैध शासन व्यवस्था होगी किसमें, राज्यों में। कुछ क्या होगी, रिजर्व होंगी, आरक्षित सीटें होंगी, वायसराय के द्वारा, वायसराय के लिए, और दूसरा कुछ ऐसे विषय होंगे जो हस्तांतरित विषय है। अब बात को मैं आपको समझाता हूं, आप लोग समझिएगा। देखो बेटा, बात क्या कही जा रही है। देखो बेटा, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा आती है, और उस मॉन्टेग्यू घोषणा में लिखा होता है कि बेटा भारत में उत्तरदायी शासन लाना है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंग्लैंड की संसद में यह घोषणा होती है। ठीक है बेटा, उसी के जस्ट बाद आ जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत परिषद अधिनियम 1919। इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ही आप समझो तो ज्यादा सही। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा होता है बेटा कि केंद्र में क्या होगा बेटा, द्विसदनीय विधानमंडल होगा। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब बेटा कि 2 सदनों में बटा होगा। तो एक में 144 सीट होगी और दूसरे में 60 सीट होगी। 144 में 35 पे क्या होगी, नामित होंगी, जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद चुन के भेजेगी, और 109 पे क्या होंगे, चुनाव होंगे। और जबकि इधर 36 पे चुनाव होंगे और 24 क्या होगी, नामित होंगे। ठीक है, उसके बाद राज्यों में क्या था बेटा, दैध शासन व्यवस्था आएगी। मतलब राज्यों में दैध शासन व्यवस्था का मतलब कि कुछ ऐसे विषय होंगे जिसपे केवल और केवल वायसराय का अधिकार होगा, वायसराय का फैसला ये अंतिम माना जाएगा,
और कुछ ऐसे विषय होंगे जो हस्तांतरित होंगे जिन पर मंत्री क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। वो कौन कौन से, जैसे कि कृषि और शिक्षा। और कुछ रिजर्व और आरक्षित विषय होंगे जिस पर वायसराय का। दैत्य शासन व्यवस्था का जनक कौन था, तो बेटा लियोनस कार्टियस क्या था, दैत्य शासन व्यवस्था का जनक था। आई थिंक कि यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत ही अच्छे से। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। तो यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तीसरा पॉइंट लिखा था कि बेटा प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन होगा। क्या बेटा, इसकी जांच के लिए, मतलब जो ये भारत सरकार अधिनियम आया है, इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा, ठीक है। महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया जाता है, महिलाओं को वोट का अधिकार। इससे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त नहीं था, महिलाओं को वोट का अधिकार होगा, ठीक है। पृथक निर्वाचन क्या होंगे, पृथक निर्वाचन, जैसे पंजाब में जो सिख लोग हैं वो अपने भी प्रतिनिधि चुन सकेंगे। हिंदू तो अपने प्रतिनिधि चुनते थे, मुस्लिम अपने प्रतिनिधि चुनते थे, लेकिन अब सिख भी क्या कर सकेंगे, अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे। मद्रास में यह था कि केवल ब्राह्मण प्रतिनिधि चुने जाते थे, अब गैर ब्राह्मण भी प्रतिनिधि चुने जा सकते थे, ठीक है बेटा। गैर ब्राह्मण जो लोग हैं वो भी अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और ठीक है। 1917 में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, 1917 क्रांतिकारी क्या 1917 के क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण और इसमें जर्मनी, फ्रांस आदि की भूमिका, मतलब इसमें कोई जर्मनी या फ्रांस कोई देश मदद तो नहीं कर रहा था भारत के जो क्रांतिकारी थे उनकी, जिसकी वजह से ये जो क्रांति थी वो बहुत ज्यादा फैली हुई थी। जर्मनी, फ्रांस की भूमिका आदि, और इसके लिए जांच हेतु एक कमेटी जो बनती है, इसी चीज की जांच हेतु, उसका नाम होता है सेडिसन कमेटी। क्या बेटा, सेडिसन कमेटी का गठन होता है, इसका सेडिसन कमेटी का गठन, ठीक है बेटा। और अध्यक्ष किसे बनाया जाता है बेटा, सिडनी रोलेट को। यहां तक की चीजें क्लियर होंगी। 1918 में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है
और इस रिपोर्ट का नाम क्या रहता है बेटा? रोलेट एक्ट। चलो, भारत सरकार अधिनियम 1919 के मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। अब तीसरा पॉइंट क्या था, ध्यान से सुनिए। तीसरा पॉइंट था क्या? प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब हर 10 वर्ष बाद जो भारत सरकार अधिनियम आएगा उसकी जांच होगी और उसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया जाएगा और आयोग ये बताएगा कि क्या जो ये भारत सरकार अधिनियम आया था उसके थ्रू काम हुआ है या नहीं हुआ है, चीजें उसके अनुरूप हुई है या नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद चौथा था कि महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जो महिलाएं थी उनको वोट का अधिकार दे दिया जाता है। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो भारत सरकार अधिनियम 1919 का इंपॉर्टेंट था बेटा, वो ये इंपॉर्टेंट था कि बेटा पृथक निर्वाचन, मतलब पंजाब में सिख लोग भी अपना प्रतिनिधि अब चुन सकेंगे और कहां पे पुणे में या महाराष्ट्र में जो क्या है गैर ब्राह्मण, मद्रास में जो गैर ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो भी अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद छठा था क्या कि 1917 में 1917 था उसमें क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेजी से पनपा था। तो 1917 के क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण, और क्या जर्मनी फ्रांस की तो इसमें कोई भूमिका नहीं थी, यह भी पता करना था। और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। कौन सी कमेटी? सेडिसन कमेटी। कौन? सेडिसन कमेटी। और जिसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है बेटा? सिडनी रोलेट को बनाया जाता है। और सिडनी रोलेट कमेटी जो सेडिसन कमेटी जो होती है वो 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है इस चीज पे और उसी को रोलेट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रोलेट एक्ट कहते हैं। यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी आई थिंक। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब बेटा जो रोलेट एक्ट था, उन्नीस में ये पारित हो जाता है। क्या हो जाता है? 1919 में पारित। ये रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हो जाता है। पूरा लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। 18 मार्च 1919 में पारित। ठीक है। 18 मार्च 1919 में इसको क्या कर दिया जाता है? मान लिया जाता है और इसे पारित कर दिया जाता है। अब इसमें क्या था बेटा? इसमें था कि क्रांतिकारी होने के मात्र शक के आधार पर अगर आप क्रांतिकारी हैं, इसका केवल शक भी हो जाता है, तो केवल शक के आधार पर बिना मुकदमा, कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, बिना मुकदमा 2 वर्ष तक कैद में रखा जा सकता है। क्या? कि अगर आपके ऊपर केवल ये शक भी हो जाता है अंग्रेजों को कि आप क्रांतिकारी हैं, तो बेटा अंग्रेज को बिना मुकदमा ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आपको जेल में रखा जा सकता है, 2 वर्ष तक कैद में रखा जा सकता है। ठीक है। तो बेटा लोगों ने इसे कहा कि ये काला कानून है। क्या है? ये काला कानून है। देखिए, अगर मुजरिम को अपनी बात रखने का वही ना मिले, अधिकार ही ना मिले,
तो क्या उसे काला कानून ही कहेंगे, ठीक है, काला कानून। और इसे लोगों ने बोला बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। क्या? बिना अपील, ना तो कोई अपील की जा सकती है, बिना वकील, किसी भी वकील की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, और बिना दलील। क्या? बिना दलील का कानून। कोई भी दलील नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, बस केवल शक हो रहा है और आप किसी को जेल में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होती है बेटा, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल होती है। क्या होती है? 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में क्या होती है, देशव्यापी हड़ताल होती है। मतलब पूरे भारत में क्या हड़ताल कर दी जाती है। यहां तक की चीजें आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, ठीक है बेटा। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड है, चलिए इसको कल पढ़ेंगे, यहां तक ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है बेटा। तो क्या होता है बेटा, आपको पता है कि जब ठीक है, मैं बताता हूं आप लोगों को फिर से एक बार। भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कुछ बातें थी, उसमें एक ये बात थी कि 1917 में क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण क्या है, और क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण के साथ साथ कि उसमें जर्मनी, फ्रांस आदि की कोई भूमिका तो नहीं कि जर्मनी, फ्रांस आदि भारत के लोगों को क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, उनको कुछ मदद दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्रांतिकारी आंदोलन भारत में और ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो उसी के उसमें क्या बनती है बेटा, एक सेडिशन कमेटी बनती है, और उस सेडिशन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है बेटा, सिडनी रोलेट को बनाया जाता है। अब सिडनी रोलेट और उसकी कमेटी क्या करती है, जांच वाच करती है और 1918 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है रोलेट एक्ट के नाम से। उस रिपोर्ट का नाम क्या था, रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट को क्या दिया जाता है बेटा, 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट को पारित कर दिया जाता है। और इस रोलेट एक्ट में क्या लिखा हुआ था बेटा, ये कहा गया, सिडनी मतलब सिडनी रोलेट जो सेडिशन कमेटी थी, उसने ये कहा कि मात्र क्रांतिकारी होने के शक के आधार पर किसी की भी व्यक्ति को, क्या, मात्र क्रांतिकारी होने के शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष तक कैद में रखा जा सकता है। तो लोगों ने इसे क्या कहा बेटा, इसे काला कानून कहा। लोगों ने कहा कि यह बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए, अगर आप मुजरिम हैं तो आपको यह अधिकार है कि आप अपना पक्ष रखें कि मैंने ये जुर्म किया है या नहीं किया है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि केवल शक ही होने पर भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून बोला गया, ठीक है बेटा। इसी एवज में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल होती है। तो यहां तक की चीजें आई थिंक आपको क्लियर होंगी फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, मैं आप लोगों से कहूंगा, ठीक है, तो फिर यहीं पर क्लास को एंड अप करते हैं। और बेटा फिर मैं कुछ बातें आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों को मैंने अनाउंसमेंट कर रखा है कि कल मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके भी आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसकी मैं मैराथन कल लेके आने वाला हूं। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखेगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप लोगों से मैंने क्लास में क्वेश्चन किया है कि एनी बेसेंट जी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी, ये भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके और यूपी ट्रिपल एससी पेट के मॉडर्न हिस्ट्री पोर्शन में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने भाई बहन को, सबको शेयर करिए, जिससे हर एक पर्सन इस वीडियो का लाभ उठा सके। यही कंटेंट आपको 500-1000 रुपए के बैच में भी नहीं मिलेगा, जितना अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि भारत का हर एक गरीब बच्चा इस वीडियो को देख सके, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अब से कोशिश करूंगा कि आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी की क्लास, या फिर मैं सोच रहा हूं कि जियोग्राफी की क्लास, या फिर
सोच रहा हूँ इकोनॉमिक्स, तीनों में से किसी एक क्लास को और लाऊं, मतलब एक दिन में अब आपके लिए मैं 2 क्लास लेके आऊं, जिससे आपका सिलेबस और तेजी से बढ़े, जो हमारा पोर्शन था उस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फिर लास्ट में उसी कोड के साथ आपको छोड़ते जा रहा हूं और फिर मिलते हैं कल। ठीक है, हो गई है पीर पर्वत सीख पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सीरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी आग लगनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब मेरे सीने में तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके सीने में एक ज्वाला जरूर होनी चाहिए आपके सिलेक्शन की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।